Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में we will be discussing about इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे AI enabled X गार्ड फाइबर ऑप्टिक्स टोड डिकॉय सिस्टम को यूज किया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है ये चीज को समझेंगे। देन इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि गगनयान से रिलेटेड है, दोनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इन्वायरमेंट में इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल अफेयर में हम गाजा में फमाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी चीजों को हम समझते हैं। देखिए, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ये क्लेम करता था कि भाई हमने लाइक एक्स नंबर ऑफ रफाल को घेर दिया। तो 3 4 5 कभी 10 कह देते थे। अब हर रोज उनके नंबर्स इंक्रीज होते जाते थे कि भाई हमने इतने रफाल मार गिराए। अब यहां पे इसका कारण क्या था कि क्यों वो ऐसा क्लेम करते थे? क्योंकि जब हमने रफाल को यूज किया तो रफाल के साथ हमने यहां पर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को यूज किया। अब जैसे अगर आप रफाल की बात करें, रफाल के साथ हमने एक टेल पे एक ऐसा डिवाइस यूज किया जो कि हूबहू रफाल के सिग्नेचर को रेप्लिकेट करता था। एंड वो इसको टारगेट करके ये सोचते थे कि उन्होंने रफाल को गिरा दिया। तो यहां पे आपको ये समझना होगा कि इजराइल के एडवांस डिफेंस सिस्टम के अंडर आता है आपका एक्स गार्ड FOTD यानी फाइबर ऑप्टिक स्टोर्ड डिकॉय सिस्टम। अब ये लाइट वेट है, 30 kg के आसपास है, रीयूजेबल है एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर डिवाइस के लिए काफी सही ये एक कैंडिडेट हो जाता है। तो अब ये क्या होता है कि ये अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर बिहाइंड आपके चल रहा है एयरक्राफ्ट के, जैसे टेल के साथ कोई चीज लटकी हो। एंड ये मिमिक करता है रडार क्रॉस सेक्शन जो आपके एयरक्राफ्ट का है, जिसमें डोपलर वेलोसिटी की बात करें आप या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की बात करें, हूबहू रफाल जैसे इसने अमिट किए, जिससे ये लगता है होस्ट को कि भाई ये एक्चुअल में टारगेट है और इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। और यहां पे ऐसा ही हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। अब ये AI इनेबल्ड है तो रियल टाइम बेसिस पे अडेप्ट करने की हमें यहां पर प्रॉब्लम नहीं होती। एंड मोर ओवर मॉडर्न रडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टम को ये फूल करने के लिए काफी इफेक्टिव फायदेमंद साबित हुआ। अब रफाल में भी अपना खुद का स्पेक्टर करके एक ऐसा ही सूट होता है। अब इसको पूरा नाम है सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काउंटरिंग थ्रेट टू रफाल एयरक्राफ्ट। बट उसके साथ साथ हमने यहां पर इसराइल के भी इस सिस्टम को यूज किया। तो अब ये जो सिस्टम है ये ऑप्टिकल केबल को यूज करता है ताकि रियल टाइम बेसिस पे आप कम्युनिकेशन कर सकें। एंड AI बेस एडजस्टमेंट इसमें हो सकते हैं कि आप सिग्नेचर्स को चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 360 डिग्री ये रडार से सिग्नल्स को जाम करता है ताकि आपके एयरक्राफ्ट की एक्चुअल पोजीशन को डिटेक्ट ना किया जा सके। एंड अगर कोई टारगेट करता भी है तो इस डिकॉय के ऊपर टारगेट करे रादर देन आपके एक्चुअल एयरक्राफ्ट के। तो एनिमी रडार या मिसाइल सीकर्स जो होते हैं वो लॉक करते हैं इस डिकॉय के ऊपर एंड जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं होता। एंड ये ज्यादातर जो बियॉन्ड विजुअल रेंज PL-15 आपको याद होगा, जो चाइनीज मिसाइल सिस्टम को यूज कर रही है पाकिस्तान, उसको काउंटर करने में ये काफी फायदेमंद साबित हुआ। अब इसके पीछे ई लिखा हुआ है तो ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है PL-15। वैसे चाइना का आप ये कह सकते हो कि मिसाइल सिस्टम है जो कि रफाल जैसे एयरक्राफ्ट को दूर से हिट करने के लिए यूज किया जाता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब कि जहां पर आप ये कह सकते हो कि 70 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे अगर आपका एयरक्राफ्ट है आप तब भी उसको अटैक कर सकते हो। डॉग फाइट में आप एंड टू एंड मतलब आमने सामने या टेल टू टो आप उसमें अटैक करते हैं। तो यहां पर अभी इंडिया ने इसकी प्रोक्योरमेंट फास्ट ट्रैक कर दी है एंड ये भी एक्सप्लोर किया जा रहा है कि इंडिजिनसली इस सिस्टम को क्या डेवलप कर सकते हैं। तो वैसे ट्रेडिशनली हम कैमोफ्लाज, डमी टैंक और कहीं ना कहीं आर्टिलरी गन शॉट्स के थ्रू इसको पहले कवर करते थे। अब जैसे मॉडर्न बैटलफील्ड में डिकॉय के लिए हम रडार रिफ्लेक्टिव्स या हीट इमिटिंग या AI ड्रिवन डिकॉय को यूज करते हैं। ऐसे ही यूक्रेन वॉर में वुडन लाइक आप ये कह सकते हैं 3D प्रिंटेड डिकॉय को यूज किया गया था रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए। देन रशिया भी इन्फ्लेटेक रडार सिस्टम या थर्मल डिकॉय को यूज करता है ताकि अपने S-400 S-300 को प्रोटेक्ट कर सके। एंड यूएस एंड चाइना भी सेम तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाती है। अब अपने यहाँ पर INS करिंच जो है इंडिया की सबमरीन, तो इसको कहीं ना कहीं टोर्पीडो डिकॉय सिस्टम के साथ यूज मतलब आप कह सकते हो मिक्स किया गया ताकि
मिसलीड किया जा सके एनिमी की इनकमिंग टोर्पीडो को। तो ऐसे कई सिस्टम हमने डेवलप कर रखे हैं और उसी में से एक अभी इफेक्टिवली हमने शोकेस करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। आइए अब बात करते हैं इसरो के सॉरी आइए अब बात करते हैं इसरो के एयर ड्रॉप टेस्ट के बारे में। अब देखो, सबसे बड़ी बात है गगनयान मिशन के टाइम पे जब आपके एस्ट्रोनॉट वापस स्पेस से अर्थ के ऊपर एंटर कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी अर्थ की तरफ आ रहे होंगे। अब यहां पर पैराशूट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि इसकी स्पीड को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो इसी चीज की टेस्ट के लिए अभी इंडिया की मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसरो, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, इन सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया, जहां पर 5 टन का एक क्रू कैप्सूल का डमी क्रिएट किया गया और इसको टेस्ट किया गया। अब पैराशूट की ओपनिंग, कंट्रोल, सब कुछ यहां पर देखा गया, उसका सेफ स्प्लैश डाउन यानी जो सी सरफेस है उसको टच करने का सब कुछ वो टेस्ट किया गया एंड काफी रिलायबल रहा ये आपका पूरा ऑपरेशन। इसमें देखो, पहली चीज हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम क्रू मॉड्यूल जो है हमारा वो सेफली लैंड कर सकता है। दूसरी चीज, रिस्क मिटिगेशन की बात की जाए तो यस, ये रिस्कीस्ट पार्ट है, बट यस डिसेंट एंड स्प्लैश डाउन काफी ठीक रहा हमारा। अब कंफर्म हो चुका कि पैराशूट डिप्लॉय की जो सीक्वेंस है वो पूरी तरह से हमारी कारगर है। तो आने वाले समय में आपको ये देखने को मिल सकता है कि वी विल बी हैविंग गगनयान मिशन इन ईयर 2026। तो इसके ऊपर यूपीएससी का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं डिफेंस और रिकवरी फोर्सेस के बीच में आपको अच्छा खासा देखने को मिला, तो ये चीज आपको यहाँ पर काफी ठीक देखने को मिलती है। वैसे गगनयान की बात की जाए तो कहा जाता है कि भाई ये क्रूड मिशन 2026 में लॉन्च किया जाएगा। कई जगह गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा में 2026 की भी बात की गई है। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है इंडिया की तरफ से, जिसमें 3 क्रू मेंबर को 400 किलोमीटर की हाइट पे लोअर अर्थ ऑर्बिट में हम 3 दिन के लिए भेजेंगे। 9,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रहेगी। इसमें एक आपका क्रू मॉड्यूल रहेगा, एक आपका सर्विस मॉड्यूल रहेगा एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक क्रू एस्केप सिस्टम भी देखने को मिलेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपके जो एस्ट्रोनॉट है उन्हें सेफली यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो ऐसा रहता है कि जैसे यहाँ पर आप गए, आप ऊपर जाके लाइक आउटर स्पेस में गए एंड देन पैराशूट खुल के ये आपका नीचे समुद्र में अरेबियन सी में आके गिरेगा ये। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी पैट अबॉर्ट टेस्ट कर चुके हैं। जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने रॉकेट लॉन्च किया, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। टेस्ट व्हीकल मिशन हम इसको भी कर चुके हैं, जैसे जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वापस री एंट्री एंड क्रू मॉड्यूल की रिकवरी को, इसको भी हम कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड जो एयर ड्रॉप टेस्ट है इसको हम 2 बार कंडक्ट कर चुके हैं, पहला 2025 में हुआ था एंड अभी दूसरा भी हम कर चुके हैं। ड्रॉप एंड रिकवरी ट्रायल वो सी बेस्ड ट्रायल है, इंडियन नेवी ने रिकवरी ऑपरेशंस वगैरह की रिहर्सल यहाँ पर कर लिए। अनक्रू ऑर्बिटल फ्लाइट की अगर बात की जाए, गगनयान 1 एंड गगनयान 2 में अभी ये बाकी है, ह्यूमनॉइड को भेजा जाएगा। तो उससे हम टेस्ट करेंगे कि क्रू के टेम्परेचर में किस तरह का बदलाव आता है एंड कंडीशंस में किस तरह का बदलाव आता है, कि क्या क्रू मॉड्यूल हमारा सेफ है भी ह्यूमंस के लिए, उसको टेस्ट करेंगे एंड देन फाइनल क्रू मिशन आपका जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं, 3 मिशन रहेंगे, 2 अनक्रू एंड एक क्रू वाला मिशन। आइए अब बात करते हैं एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डीलिंग विद दीज इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। सबसे पहले आप समझिए कि इन्वेसिव एलियन स्पीशीज होती क्या है। ये ऐसी नॉन नेटिव स्पीशीज हैं जो कि एंटर कर चुके हैं एक न्यू इकोसिस्टम में एक्सीडेंटली या इंटेंशनली। इसके इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं नेटिव फ्लोरा एंड फोना पे। अब ये ग्लोबल ट्रेड के कारण, ट्रैवलिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण एंड लैक ऑफ नेचुरल प्रेडेटर के कारण बहुत तेजी से फैल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई देखो, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन की, इसमें कहा गया कि जो एस्टिमेट कॉस्ट है ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की, वो कहीं ना कहीं 2.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो कहा जाता है कि भाई ये सबसे ज्यादा प्लांट्स की वजह से ये आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब जैसे प्लांट्स में यूकलिप्टस का आप एग्जांपल याद रख सकते हो, देन आपको वाटर हाइसिंथा एक्वेटिक स्पीशीज में आ जाती है। ऐसे ही एनिमल स्पीशीज में अफ्रीकन कैटफिश है, एप्पल स्नेल है, बुली एपिंड है। तो ऐसे कई स्पीशीज आपको देखने को मिलते हैं जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की कैटेगरी में आती हैं एंड जो कि इकोसिस्टम को डैमेज करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर इससे असर पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलता है, नेटिव स्पीशीज को ये रिप्लेस कर देती है, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज जैसे यूकलिप्टस की बात की जाए बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, आसपास नेटिव स्पीशीज को उगने नहीं देता, तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। एंड कई बारी कुछ केसेस में आपको ये भी देखने को मिलता है जैसे हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आ जाता है। एंड फिलहाल अगर हम बात करें तो 2.2 ट्रिलियन डॉलर का हमें ऑलरेडी इनकी वजह से नुकसान हो चुका है। यस,
इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, बट इंडिया में कोई भी सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं है, कहीं ना कहीं इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन आपको देखने को नहीं मिलता, एंड ना ही आपको बजटरी एलोकेशन देखने को मिलता है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। कहा जाता है कि भैया आपको क्या करना होगा, नेशनल एक डाटाबेस आप स्टैब्लिश कीजिए, कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड कंट्रोल के लिए आप एग्रीकल्चर, क्लाइमेट और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसको एक साथ लेके आइए। आप रिसर्च को इंक्रीज कीजिए एंड इंकरेज कीजिए कि जो सिटीजन है वो इस तरह की स्पीशीज को रिपोर्ट करे, एंड आपको जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके अंदर जो एलियन स्पीशीज के बारे में बात की गई है, आपको उन चीजों को, कन्वेंशन की चीजों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं गाजा की। गाजा में हालात ऐसे चल रहे हैं जहां पे आप ये कह सकते हैं फेज 5 में पहुंच चुके हैं फूड इनसिक्योरिटी की। अब फेज 5 क्या है, पहले आप इसे समझिए। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करते हैं, क्लासिफाई करती है फूड इनसिक्योरिटी और फमाइन को, और कॉमनली इसमें 5 फेजेस आते हैं। फेज 1 में मिनिमम है, फेज 2 में स्ट्रेस लेवल है, स्टेज 3 क्राइसिस, एंड स्टेज 4 इमरजेंसी, एंड स्टेज 5 फमाइन के ऊपर बात करता है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि फूड अवेलेबिलिटी कितनी है किसी एरिया में, इसको ये डिपेक्ट करता है। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहां पर ये असेस करता है, कंपेयर करता है कि फूड इनसिक्योरिटी कितनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2004 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसमें यूएन फूड एंड जो आपकी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज फाओ, फाओ ने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था इसे स्टैब्लिश करने के लिए। वैसे फाओ के अलावा वर्ल्ड फूड जो है आपकी यूनिसेफ, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, एंड कई एनजीओज का भी इसमें रोल रहता है। कहते कि भी यहाँ पे ये करता क्या है, इसका वर्क क्या है, तो ये साइंटिफिक एविडेंसेस प्रोवाइड करता है कि फेमाइन का क्या लेवल है किसी भी कंट्री के अंदर, एंड नेशनल गवर्नमेंट और लोकल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप में काम करता है ताकि मैप कर सके, रिपोर्ट कर सके, एंड अलर्ट जारी कर सके। इसके रिजल्ट लाने के बाद आपकी फेमाइन रिव्यू कमेटी यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को बिठाती है, एक्सपर्ट्स को लेके आती है, और वो कंफर्म करते हैं कि क्या रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो अभी ये कहा जा रहा है कि भाई गाजा के कुछ एरिया में, जैसे गाजा सिटी में आपके फेमाइन के केस, एंड सितंबर 25 के बाद से आप ये मान के चलो खान यूनिस और बल्हा जैसे जो एरियाज है वहां पर भी आपको बहुत सारे लोगों के ऊपर फेमाइन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट फेज 4 इमरजेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, कुछ फेज 3 में भी आ रहे हैं, बट ये सभी डाटा जो है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा रिसर्च करके नहीं आया, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स को वहां पर जाने ही नहीं दिया जाता। सोमालिया, साउथ सुडान और सुडान के अंदर ये पहले ही ऑलरेडी हमने केसेस देखे हैं। अब ये फेमाइन होने से क्या फायदा है कि मतलब ये रिपोर्ट आने से क्या फायदा है, फेमाइन को कैसे केटर कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड मिल पाएगी इन्हें, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग टूल सिस्टमैटिकली डिप्लॉय किए जाएंगे, एंड ग्लोबल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा ताकि इस क्राइसिस को हम सॉल्व कर सके। फिलहाल ये क्राइटेरिया क्या है, इसके बेसिस पे फेमाइन डिक्लेयर की जाती है। अगर 10,000 में से 2 लोगों की डेथ स्टारवेशन के कारण हो रही है और 1/3 बच्चे अगर माल नरिशमेंट से जूझ रहे हैं, एंड 20% से ज्यादा हाउस होल्ड अगर फूड सिक्योरिटी को लेकर जूझ रहे हैं, उस केस में यहां पर फेमाइन डिक्लेयर की जाती है। दीज आर द थिंग्स जो आज की डिस्कशन में आपको याद रखनी है, एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। तो अब जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहूंगा, कल एक बार फिर से मिलेंगे हम, जिसमें हम और मजेदार आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।